नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं संविधान संशोधन में होने वाले महत्वपूर्ण विधेयक और अधिनियमों के बारे में। तो आइए आज जानते हैं 111वां संविधान संशोधन विधेयक। इससे पहले जो भी राजनीतिक आरक्षण से लेकर के थे, उनके बारे में जो भी विधेयक थे वहाँ हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज केवल इनके बारे में परीक्षाओं में ये इतना पूछा जाता है कि बताइए ये विधेयक कौन सा था या किससे संबंधित था, दूसरा इनमें से किस अधिनियम के रूप में ये लागू हो गया है। तो सबसे पहले देख रहे हैं इसमें हम 111वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि वर्ष 2009 में लाया गया था। इस विधेयक के द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित था। क्लियर है? यानी कि 111वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है, यहाँ मैं जो पिन पॉइंट परीक्षाओं में आते हैं उस पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि 111वां संविधान संशोधन विधेयक 2009, आपसे 2009 भी नहीं देगा परीक्षाओं में, केवल ये पूछा 111वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। अब संबंधित है तो आपसे ऑप्शन में दे देगा पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निकायों से, सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से, एक दे देगा लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने से। तो यहाँ आंसर आपको क्या रहेगा? 111वां संविधान संशोधन विधेयक सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से प्रस्तावित है। सहकारी संस्था जो कि ग्रामीण आंचल में होती हैं और वहां के लोगों को कुटीर उद्योगों के लिए, कृषि के लिए या अन्य छोटे व्यवसाय के लिए सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। क्लियर है? दूसरा देखें कि जो 111वां संविधान संशोधन था, जब ये विधेयक मतलब 111वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, ये जब संविधान सभा मतलब संविधान की संसद में रखा जाता है, भारतीय संविधान में जो संसद है या कह सकते हैं भारत की जो संसद है, वहां जब रखा जाता है तो क्या ये पारित हो पाया? तो जी हाँ, 111वां संविधान संशोधन जो विधेयक था वो पारित होता है और वर्ष 2009 में इसको लाया गया था और वर्ष 2012 में ये लागू हो जाता है 97वें संविधान संशोधन के रूप में। पुनः एक बार समझ लीजिएगा, 111वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2009 में लाया गया था। इसके द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया था। यह विधेयक वर्ष 2009 में लाया गया, वर्ष 2012 में 97वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, अभी जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखते हैं 112वां संविधान संशोधन। ये भी वर्ष 2009 में लाया गया था। 2009 का लास्ट था तो इसलिए कहीं किताब में 2010 दिया है, तो कंफ्यूज मत रहना। 111वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि वर्ष 2009-10 में लाया गया था, इसके द्वारा नगर पालिकाओं को नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया है। कई लोगों को लग रहा होगा सर 1/2 से 1/3 कर रहे हैं तो बढ़ा कहाँ रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा 1/3 का मतलब होता है 33% और 1/2 का मतलब होता है 50%। 33 से 1/3 है वैसे तो एक, लेकिन 33 पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया। समझ लेते हैं इसको बात को भी। आपको बताया गया था कि महिलाओं के लिए संसद के लोकसभा तथा राज्यसभा या कहें राज्य विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है। वैसे यहाँ कल ये भी बताया गया था इससे पहले की वीडियो में कि जो आरक्षण है वो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। क्लियर है? लेकिन हाँ, जब हम देखें कि नगर पंचायत की बात करें, मतलब पंचायती राज संस्था या नगर पालिकाओं की बात करें, तो वहां महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। क्लियर है? इसके द्वारा नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया। क्लियर है? आगे क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया, क्योंकि इसके बारे में जो भी कंसेप्ट था वो इससे पिछले वाली वीडियो में बताया जा चुका है। इसलिए आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 4 में। क्लियर है? आगे आते हैं 113वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2011। क्या था? इसके द्वारा 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है।
मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 हो चुकी हैं। तो इसमें क्या है, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया या करना प्रस्तावित किया गया, और यह वर्ष 2011 में 96वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। यहाँ याद रखना, वर्ष 2011 में उड़ीसा राज्य का नाम भी बदलकर ओडिशा किया गया। लेकिन जब हमने पढ़ा है कि जब राज्यों के नाम में परिवर्तन करना होता है तो वहां पर संविधान संशोधन की अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को लागू नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। जब वो जो काम होता है, यानी किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, यह सब काम साधारण विधेयक द्वारा होता है। लेकिन जब हम देखें कि 8वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और यहाँ ये भी बताया गया था कि जो 368 की प्रक्रिया के तहत जो भी संविधान संशोधन होते हैं उनको ही संविधान संशोधन के रूप में गिना जाता है, बाकी अन्य को नहीं गिनते, अर्थात साधारण बहुमत वाले नहीं गिने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्ष 2011 में जब उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर ओडिशा किया गया तो उसे संविधान संशोधन के अधिनियम के रूप में नहीं गिना। लेकिन जब 8वीं अनुसूची में परिवर्तन किया जाए, उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिशा किया जा रहा है, तो उसको हम संविधान संशोधन के रूप में गिन रहे हैं और यह 96वें संविधान संशोधन के रूप में लागू होता है। एक बात यहाँ ये है कि सर ये 2011 में 96वां है और ये 2012 में 97वां है, तो बिल्कुल हो सकता है जो 11वां है ये जल्दी पारित हो गया, वो देर से पारित हुआ। क्लियर। आगे है 114वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2012। इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना प्रस्तावित की गई थी। हालांकि ये प्रस्तावित किया गया था, ऐसा था कि कहा यह जाता है कि न्यायाधीशों की संख्या कम है और मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी आयु बढ़ा दो, ठीक है ना। बस इतना संबंध था कि इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया। यह विधेयक वर्ष 2012 में लोकसभा में रखा गया था, जो पारित नहीं हो सका और चुनाव हुए, लोकसभा भंग हो गई और ये प्रस्ताव भी खत्म हो गया। समझना यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी है, तो ध्यान रखना वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु केवल और केवल 62 वर्ष। अब हम देखते हैं 115वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वो हो नहीं पाया, वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर इसके देखें तो जीएसटी से संबंधित और कौन सा है, तो वहां 115वां संविधान संशोधन विधेयक भी जीएसटी से संबंधित है, आप याद रखिएगा। 115वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया था। इसे भी लोकसभा में रखा गया था। भाई किसे? 115वें संविधान संशोधन विधेयक, इसे भी लोकसभा में रखा गया था। वर्ष 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया। 116वां संविधान संशोधन विधेयक लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने से प्रस्तावित किया गया था। यानी कि जो 116वां संविधान संशोधन विधेयक था, यह भी लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने से प्रस्तावित किया गया था। यानी कि 116वें संविधान संशोधन विधेयक में लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया था। लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया। तो दो यहाँ महत्वपूर्ण है जो बाद में बने अलग विधेयकों द्वारा। याद रखिएगा कि 115वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, ये वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। वहीं दूसरी ओर 116वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, यह विधेयक लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। क्लियर है। 117वां संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि 117वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाना प्रस्तावित किया गया है, अथवा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाना प्रस्तावित किया। आप ऐसे भी इसके द्वारा अनुच्छेद 16 में उल्लेखित पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाना प्रस्तावित किया गया है। यह विधेयक वर्ष 2012 में राज्यसभा में लाया गया था, वर्तमान में लंबित है। इन दोनों ही बातों को समझते हैं। अनुच्छेद 16 जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल समझते हैं।
अनुच्छेद 16 जो हमें कहता है कि राज्य लोक नियोजन में व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ देखें तो अनुच्छेद 16 में कुल वर्तमान में 6 धाराएं हैं, यानी कि अनुच्छेद 16 फर्स्ट, 16 सेकंड, 16 थर्ड, 16 फोर्थ, 16 फिफ्थ, 16 सिक्स। लेकिन हम समझें तो जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत केवल 5 धाराएं थी। वर्तमान में 6 धाराएं हैं, लेकिन जब मूल संविधान लागू हुआ था, जब अनुच्छेद 16 में केवल 5 धाराएं थी और वर्तमान में तो 6 हैं। पहले बी पॉइंट को समझ लेते हैं। यह विधेयक राज्यसभा में लाया गया था और हमें पता है कि जब कोई विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा स्थायी सदस्य होने के कारण वह विधेयक अस्तित्व में बना रहता है, चाहे वह पारित हो पाए या नहीं। इसलिए ये राज्यसभा में लाया गया है, तो अभी पेंडिंग में है, यानी कि सरकार आज चाहे तो इस बिल को पास करके लागू कर सकती है और संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान में जो संशोधन क्या होना है, तो इसमें यह है कि अनुच्छेद 16(4) में अनुच्छेद 16 की धारा 4 में जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लिखा गया है शब्द है, इसको हटा दिया जाए। अब चूंकि समझते हैं इसके मायने क्या है। अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य में सभी नागरिकों को लोक नियोजन अथवा सरकारी नौकरियां पब्लिक सेक्टर में काम करने का समान अवसर देगा। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि राज्य किसी के साथ धर्म, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(3) अर्थात अनुच्छेद 16 की धारा 3 में यह कहा गया है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान में आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 16(3) में यह कहा गया है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान में आरक्षण दे सकती है। आप ऐसे समझिए जैसे एसएससी जीडी है या तमाम तरह की भर्ती आती है, तो वहां देखते हैं कि जो नक्सली क्षेत्र होते हैं उनकी मेरिट कम जा रही होती है, तो उनका जो आधार है वो अनुच्छेद 16(3) ही है। अनुच्छेद 16(4) अर्थात 16(4) की जो धारा, अनुच्छेद 16 की जो धारा 4 है वो ये कहती है कि राज्य समाज के पिछड़े लोगों को लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण उनको लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो इसी पर है 16(4) के अंतर्गत। यानी कि 16(4) ये कह रहा है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति या कहें कि जो भी समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा, केवल किस आधार पर? पर्याप्त प्रतिनिधित्व अथवा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने पर। और ये करेगा कैसे? तो भाई अनुच्छेद 340 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति समाज के मतलब क्या स्थिति चल रही है, कहाँ उनका लोक नियोजन और प्रतिनिधित्व है या नहीं, उसके लिए एक आयोग का गठन करेंगे। और देखें तो 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित किया गया था, जिसने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद में देखें तो बीपी मंडल ने के नेतृत्व में भी एक आयोग का गठन किया गया था। वो सब जो आधार था वो यही था। सरकार ये चाह रही है कि इस 117वें संविधान संशोधन विधेयक में कि अनुच्छेद 16(4) में ये जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है इस शब्द को हटा दिया जाए। इस शब्द को हटा दिए जाएंगे तो आरक्षण पर खतरा रहेगा, निसंदेह खतरा रहेगा, क्योंकि फिर आरक्षण को हटा भी दिया जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वर्तमान में तो ये है कि अगर आरक्षण को हटाया जाता है तो मतलब याचिकाएं डाल दी जाती हैं जिस आधार पर यह है कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी लोक नियोजन में नहीं है, इसलिए आरक्षण को बरकरार रखा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उस आधार पर अपनी समीक्षा करके निर्णय दे देता है। जब यह शब्द हट जाएगा, पर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसा शब्द ही नहीं रहेगा, तो आरक्षण खत्म भी हो जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई फंडामेंटल ऐसा होगा ही नहीं जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन दे या कोई भी न्यायालय अपने डिसीजन दे कि आरक्षण को खत्म क्यों किया जा रहा है। तो इस बात को यहाँ थोड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि जो 117वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो ये कह रहा है कि जैसे ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हट जाए तो काम बन जाएगा। यानी कि इसके द्वारा अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित पर्याप्त प्रतिनिधित्व अथवा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाना प्रस्तावित किया गया है। यह राज्यसभा में लाया गया है और राज्यसभा में जब कोई भी विधेयक लाया जाता है तो वो बना ही रहता है, अस्तित्व में है। अगला देखते हैं 118वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया
मतलब किया जाना प्रस्तावित किया गया था। 118वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र, ये कर्नाटक में एक क्षेत्र पड़ता है, कर्नाटक हैदराबाद के लिए विशेष प्रावधान करना प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2013 में यह 98वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। यानी कि 98वें संविधान संशोधन का अर्थ क्या है, तो इसका केवल ये संबंध है कि कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करना है, और ये 98वें संविधान संशोधन के रूप में वर्ष 2013 में लागू हो गया। और इसके लिए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 371 को जब देखेंगे तो 371 में अंदर मतलब बहुत सारे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो उसी में 371 में जे अनुच्छेद जोड़ दिया गया, जो उसके द्वारा कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र में मतलब अतिरिक्त शक्तियां दे दी गई हैं। क्लियर है? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बताइए, कर्नाटक राज्य को विशेष शक्तियां, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्तियां किस अनुच्छेद के आधार पर हैं? तो अनुच्छेद 371 के आधार पर है भाई, 371 जे के आधार पर है। याद रखिएगा, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।